भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे 170 आयुर्वेदिक पैकेज। आयुष औषधि केंद्र खोलने की तैयारी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अब आयुर्वेदिक पैकेजों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए आयुष मंत्रालय ने तैयारी कर ली है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि आयुष उपचार को मेनस्ट्रीम हेल्थ केयर सिस्टम से जोड़ने के लिए यह पहल की जा रही है। इस योजना की तैयारी अंतिम चरण में है और इसके लिए एक विशेष कमेटी काम कर रही है। साथ ही बीमा कंपनियों से भी बातचीत चल रही है। शुरुआत में 170 आयुर्वेदिक पैकेजों को आयुष्मान योजना में शामिल किया जाएगा। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, पैकेज की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा एलोपैथी दवाओं के लिए शुरू किए गए जन औषधि केंद्रों की तरह आयुष औषधि केंद्र भी शुरू किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने गठित की 24 संसदीय समितियां, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े 24 संसदीय समितियों का गठन कर दिया है। इसमें तमाम बड़े पार्टियों के सदस्यों को चुना गया है। इसमें बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह को रक्षा मामलों, भर्तृहरि महताब को वित्त मामलों, राधा मोहन दास अग्रवाल को गृह मामलों और कांग्रेस नेता शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रक्षा मामले की समिति का सदस्य बनाया गया है। विभाग संबंधी कुल 24 अस्थायी समितियों में से 11 की अध्यक्षता भाजपा के सदस्यों को मिली है। 4 समितियों का नेतृत्व भाजपा के सहयोगी दलों को मिला है। कांग्रेस से जुड़े नेता 4 समितियों की अध्यक्षता करेंगे। 2 समितियों की द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस से सांसद अध्यक्ष होंगे और एक संसदीय अस्थायी समिति की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के सांसद करेंगे। प्रत्येक समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य को शामिल किया गया है। अब आपको लेकर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए में डेनमार्क, यूएई, सिंगापुर के समकक्षों से की मुलाकात। आपसी संबंधों को मजबूत करने पर दी जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें के सत्र के दौरान डेनमार्क, यूएई, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और सिंगापुर के अपने समकक्षों के साथ कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों की। इस दौरान भारत और इन देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया। एक्स हैंडल पर अपने एक पोस्ट में एस जयशंकर ने कहा, आज यूएनजीए के 79वें सत्र के दौरान डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके लासमुसेन से मिलकर खुशी हुई। जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री मखदूम बिन मोहम्मद अल मखदूम से भी चर्चा की। उन्होंने कहा, अपने प्रिय मित्र से मिलकर हमेशा खुशी होती है। तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री रशीद मेरेडो के साथ अपनी बैठक में जयशंकर ने तुर्कमेनिस्तान को उसके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी और संबंधों को और मजबूत करने के लिए रास्ते तलाशें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव के साथ उनकी बातचीत में द्विपक्षीय सहयोगों में प्रगति पर प्रकाश डाला गया, जिसमें जयशंकर ने क्षेत्रीय मामलों में सैदोव की सराहना की। जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की और कहा, सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ बातचीत काफी अच्छा रहा। जापान में जल्द बनेगी नई सरकार। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने शिगेरू इशिबा को चुना अपना नेता। जापान में जल्द ही नई सरकार का गठन होने जा रहा है। दरअसल सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को अपना नया नेता चुन लिया गया है। इस बार रिकॉर्ड 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे। वो निवर्तमान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की जगह लेंगे। इशिबा को अगले हफ्ते प्रधानमंत्री बनना तय है। मंगलवार को किशिदा और उनके कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देंगे। संसदीय मतदान में औपचारिक रूप से निर्वाचित होने के बाद इशिबा नए मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। जापान टुडे अखबार के अनुसार पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा ने अपनी ही सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने तकाइची को हराकर जीत हासिल की। चुनाव में उन्हें 215 और निकटतम प्रतिद्वंदी तकाइची को 194 मत मिले। वे रक्षा मंत्री और कृषि विशेषज्ञ हैं। 67 वर्षीय इशिबा को अगले मंगलवार को संसद में प्रधानमंत्री नामित किया जाएगा। अब खबरें व्यापार जगत से। 700 अरब डॉलर के करीब पहुंचा भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार। पिछले दिनों ही अमेरिका ने फेड रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कमी की है।
इससे संभावना बनी है कि भारतीय वित्तीय बाजार में वहां से काफ़ी राशि आएगी, क्योंकि यहाँ रिटर्न अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा होगी। इसका असर भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में दिखा है। इसमें एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। अब अपना विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के बेहद करीब पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के जारी आंकड़ों के अनुसार 20 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 2.838 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अब 692.269 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि अब तक का सर्वकालिक स्तर है। यह लगातार छठा सप्ताह है जब अपने विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर पर जीएमओ का किया गठन। माल एवं सेवा कर परिषद ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता वाला जीएमओ मार्च 2026 में क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद विलासिता तथा अहित कर वस्तुओं पर कर के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जीएसटी परिषद सचिवालय कार्यालय की जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता वाले जीएमओ में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल होंगे। यह जीएमओ 31 दिसंबर 2024 तक जीएसटी परिषद को रिपोर्ट सौंपेगा। जीएसटी व्यवस्था में विलासिता संबंधी वस्तुओं पर 28% कर के अलावा क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई करने के लिए वित्त वर्ष 2021 और 2022 में 2.69 लाख करोड़ रुपए का उधार लिए थे। इसलिए जीएसटी परिषद ने ऋण और ब्याज को चुकाने के लिए क्षतिपूर्ति उपकर को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया था। अब खबरें खेल जगत से। कानपुर टेस्ट, आकाशदीप की शानदार गेंदबाजी, बांग्लादेश के 2 विकेट झटके। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन कानपुर टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की ओर से आकाशदीप ने भारत को 2 सफलता दिलाई, जबकि अश्विन ने 1 विकेट झटका। खराब रोशनी की वजह से पहला दिन बांग्लादेश ने 35 ओवर में 3 विकेट खोकर 107 रन बना लिए थे। भारत के नए तेज गेंदबाज आकाशदीप ने एक बार फिर से कमाल किया है, जब उन्होंने जाकिर को 0 के स्कोर पर गली में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराया। इसके तुरंत बाद तेज गेंदबाज ने शादमान को 24 के निजी स्कोर पर एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद अश्विन ने कप्तान नजमुल हुसैन संतो को 31 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। मोमिनुल हक 40 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि मुशफिकुर रहीम 6 रन बनाकर नाबाद हैं। खबर लिखे जाने तक दूसरे दिन लंच तक बारिश की वजह से खेल बाधित रही और एक भी बॉल नहीं फेंका गया। बाल बाल बचे सरफराज खान के भाई मुशीर खान, गर्दन पे आया फ्रैक्चर, ईरानी कप से हुए बाहर। क्रिकेटर सरफराज खान के भाई मुशीर का कानपुर से लखनऊ जाते समय एक कार एक्सीडेंट हो गया है। इस एक्सीडेंट में उनके गले में फ्रैक्चर आया है। मुशीर के साथ उनके पिता नौशाद खान भी मौजूद थे। हालांकि मुशीर खान का एक्सीडेंट कैसे हुआ इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। इस एक्सीडेंट के बाद यह माना जा रहा है कि मुशीर लंबे समय तक मैदान पर नहीं लौट पाएंगे। मुशीर को पूरी तरह ठीक होने में 6 सप्ताह यानी 3 महीने लग सकता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि मुशीर खान ईरानी कप में नहीं खेलेंगे। ईरानी कप की शुरुआत अगले महीने 1 अक्टूबर से लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा मुशीर खान रणजी ट्रॉफी के कुछ शुरुआती मैचों से भी बाहर हो सकते हैं। हालांकि मुंबई क्रिकेट की तरफ से उनके ईरानी कप से बाहर होने पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। इन खबरों के लिए जानकारी जुटाई थी इरम रिजवी ने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।